हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रितु सक्सेना है एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में एंड रेप्लिकेशन जो उसका फर्स्ट स्टेप है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीछे की तरफ। हमने 4 वीडियोस देखे। उस सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। बताया गया कि डीएनए इज अ प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है बट मोस्टली इन वायरसेस में। फिर उसके बाद हमने देखा डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर। मोस्टली डीएनए को बताया गया कि डबल हेलिकल होता है, उसमें ए और टी में बॉन्डिंग होती है एंड जी और सी में ट्रिपल बॉन्डिंग है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बाहर की तरफ है, ए और टी और जी और सी अंदर की तरफ स्टैक्ड है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बेस पेयरिंग इंट्रैक्शंस होती है। और वही आरएनए को बताया गया कि मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसमें भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। ए टी जी सी होते हैं बट टी की जगह यू होता है, ए यू जी सी होता है एक्चुअली में आरएनए में। तो ये उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस थे। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ये कैसे इनका रोल होता है, क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे ये रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डीएनए की बहुत ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी। सुपर कॉइलिंग प्रॉपर्टी की वजह से डीएनए अपने आप को इतना फोल्ड कर लेता है कि वो 2 मीटर का डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो बोल सकते हैं, जो पूरा क्रोमोसोम्स को कंपोज करते हैं, वो 10 माइक्रोमीटर ऑफ न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। तो ये है ना बहुत ही एक्साइटेड प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। तो चलिए आज के वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब डीएनए और आरएनए का सारा स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया है तो बार बार बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो क्या होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहले आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वर्सटाइल प्रोसेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो बताता है कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। व्हाट इज द वे और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन? क्या ये बाई डायरेक्शनल है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, कैसे है? तो चलिए देखते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये फ्लो चार्ट, ये कैसे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया किसने था। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था फ्रांसिस क्रिक ने इन 1957। 1957 और ये पब्लिश हुआ था 1958 में। तो ये आप मेनली ये वर्क फ्लो बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ऐसा फ्लो चार्ट है जो बताता है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल फ्लो, हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल फ्लो। तो देखते हैं। तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है कि हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए सारे ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली हमने देखा कि एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है थ्रू आर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोल देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अब डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस में उसके दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डबल हेलिकल, वो ओपन हो जाते हैं और टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये इसका एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है डीएनए के अंदर। तो वो अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए बन गया, डीएनए के बाद क्या, डीएनए से आरएनए बनता है। बहुत सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट जो मेन एंजाइम बोल सकते हैं वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को, ये सेकंड स्टेप होता है और इसको हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से फाइनल आरएनए और राइबोसोम्स और बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या जो मतलब एंड प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये थर्ड स्टेप मेनली होता है हमारा
सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो दिस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। दिस इज द एक्चुअल फ्लो कि पहले रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड क्या बोलते हैं, फिर से आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, तो इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, प्रोटीन ट्रांसलेशन। सो दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये ही इसको बोला गया है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये बताता है कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। ये और ये क्या मतलब, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये फ्लो जो है वो सिंगल डायरेक्शन है या बोथ द डायरेक्शन? क्या प्रोटीन से आरएनए बन सकता है? नहीं, ये मेनली यूनी डायरेक्शनल होता है। बट हाँ, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, वो एक अलग प्रोसेस है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। बट प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगर एक बार प्रोटीन बन गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते चल प्रोटीन बन गया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आरएनए चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन ही रहेगा। यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का। हाँ, आरएनए से डीएनए बन सकता है, वो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस है, उसको हम इस स्लाइड में देखते हैं। तो आरएनए से डीएन आरएनए के अंदर पावर होती है कि हाँ, वो आरएनए के थ्रू आरएनए जो है वो डीएनए बना सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कुछ वायरसेस वगैरह में होता है ये प्रोसेस, और ह्यूमंस में भी कभी होता है ये प्रोसेस। और इवन हम आरटीपीसीआर जो हमारा यूज करते हैं, जिसमें हम आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं, तो उसमें हम आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसमें ये इंफॉर्मेशन ऐसे मतलब पीछे की तरफ इंफॉर्मेशन स्पेशल ट्रांसफर्स बोल सकते हैं जिसे, वो होती है दो दो मतलब मोस्टली इन वायरसेस में, कि हाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, आरएनए से डीएनए बन गया। और एक और डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकती है या स्पेशल ट्रांसफर हो सकता है, वो हो सकता है आरएनए से आरएनए बनना। आरएनए के अंदर भी थोड़ी रेप्लिकेटिंग पावर होती है, तो आरएनए से भी आरएनए बन जाता है यूजिंग आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये दो मतलब इन स्पेशल ट्रांसफर्स होते हैं जो यूनिक केसेस में यूज होते हैं। नॉट एवरी टाइम ये यूज होते हैं। मोस्टली इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इसको याद रखिए, अगर प्रोटीन बन गया तो वो आरएनए नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड नोन एज द स्पेशल ट्रांसफर्स। ये जो ग्रीन ग्रीन से हाईलाइटेड है, इसे स्पेशल ट्रांसफर्स भी बोल दिया गया है। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। हम अभी हमने देखा कि हमारा जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसका पहला स्टेप है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको मैंने कुछ 8 स्टेप्स में, 8 पार्ट्स में बोल सकते हैं, डिवाइड कर दिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे ताकि एकदम बर्डन ना आए और समझ ऐसा नहीं हो कि समझ में भी ना आए। तो इसमें सबसे पहले हमारा डीएनए को देखेंगे कि अभी मैंने बोला था डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो पहले इसको देखते हैं, और आज के वीडियो में हम दो चीजें देखेंगे, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी कंजर्वेटिव एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए को हमने देखा कि डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो कैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब वो तो पता चल गया कि हाँ, एंजाइम के थ्रू अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है। बट सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है, मान लीजिए ये कोई पेरेंट डीएनए है, उसके दोनों स्ट्रैंड आप देख सकते हैं ब्लू है। जब उसे डिवाइड किया गया, मतलब वो उसके दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए और वो अपने आप को रेप्लिकेट करने लगा, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो है उससे दो डॉटर डीएनए बने। आप यहाँ देख सकते हैं डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। तो ये दो डॉटर डीएनए में दोनों जो उसके स्ट्रैंड्स थे, एक में एक चला गया, एक में एक चला गया, मतलब दो डॉटर डीएनए में
हाफ पेरेंट स्ट्रैंड है, हाफ जो है वो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ डीएनए जो होता है वो कंजर्व रहता है। मतलब अगर पेरेंट डीएनए है तो दो से अगर डॉटर डीएनए बन रहे हैं तो एक स्ट्रैंड ओरिजिनल रहता है, एक न्यू रहता है। और इवन सेकंड जनरेशन में भी आप देख सकते हैं कि हाँ, मतलब एक ओरिजिनल इसमें आया और दोनों फिर इसमें एक इसका आया, तो एक नया बना, एक ओरिजिनल आया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव नेचर। हाफ स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहते हैं अगर डॉटर डीएनए बन रहा है पेरेंट डीएनए से। तो इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर, लाइक इसके ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए प्रूव करने के लिए कि क्या ये सच में सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में या नहीं है। तो सबसे पहला क्या, एक ही एक्सपेरिमेंट किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तरह के आइसोटोप लिए, एक N15 और एक N14। आइसोटोप का मतलब हो गया नॉट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, बट इसका डेंसिटी हाई होता है, मतलब ये इसका बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है N15 का, और N14 का लो होता है एज कम्पेयर्ड। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बैक्टीरिया लिए, इकोलाई बैक्टीरिया, और उसको N15 मीडियम में ग्रो किया सेवरल जनरेशन। फिर उसको ट्रांसफर कर दिया इसमें से N14 वाले में। जब ट्रांसफर किया तो इन्होंने फिर इस बैक्टीरिया उसको मतलब लाइक उसको आइसोलेट किया सैंपल्स को, और उसको देखा कि क्या उसके जो डीएनए है, जो उसका जो डीएनए है उसको आइसोलेट किया और देखा कि मतलब क्या वो रियली में सेमी कंजर्वेटिव है। तो उन्होंने, अच्छा, इसको जो N14 में ग्रो कर रहा था उसकी दो जनरेशन दी। इकोलाई की प्रॉपर्टी होती है कि वो 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक जनरेशन 20 मिनट्स में फॉर्म हुई, दूसरी जनरेशन भी आफ्टर 20 मिनट मतलब 40 मिनट में फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे एक तो उन्होंने N15 के लिए और N14 की दो जनरेशन ली। तो जब N15 का देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि जो पेरेंट डीएनए वो पूरा हैवी है, और वो जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो वो नीचे आके लोकेट हो गया। बैंड जो था वो नीचे आ गया, या ऐसा बोल सकते हैं हम। बट जो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन इन N14 आया, आफ्टर 20 मिनट्स उसको देखा तो उसमें इंटरमीडिएट आया, मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट था N14 और N15 के बीच में आया। क्यों? एक स्ट्रैंड N14 का है, एक स्ट्रैंड N15 का, इसलिए वो बीच में आया। और जब आफ्टर 2 जनरेशन देखा तो उसमें इंटरमीडिएट और N14 पे आया, क्योंकि फिर उसने भी वही ट्रेंड फॉलो किया। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ब्लू स्ट्रैंड और एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है आफ्टर 1 जनरेशन, और इसमें भी दो स्ट्रैंड्स, इसमें भी डीएनए मतलब एक स्ट्रैंड कंजर्व है, पेरेंट स्ट्रैंड। तो इसी एक्सपेरिमेंट को बोला गया है सेमी कंजर्व। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हुआ कि हाँ, डीएनए जो था वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए का। और क्या बोलते हैं, वो रेप्लिकेट करता है, पेरेंट स्ट्रैंड अलग होता है, और एक एक स्ट्रैंड जो पेरेंट का होता है वो 2 डॉटर्स डीएनए में कंजर्व रहता है। हाफ कंजर्व भी इसको बोल सकते। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। तो अभी तक हमने देखा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डीएनए में डबल हेलिकल होता है, डीएनए ऐसा होता है, डीएनए वैसा होता है। बट अब मेन पॉइंट पे अगर हम देखें कि डीएनए हम बोल रहे सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो क्या उसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है क्या वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है? क्या वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, या कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं जब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसी उलझन को आपकी सॉल्व करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होता है, क्या होता है? तो इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया हमारे एक रेनाउंड साइंटिस्ट थे, जॉन कैरेंस ने। तो जॉन कैरेंस ने एक ऑटो रेडियोग्राफ का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इकोलाई का डीएनए लिया, तो उसको लेबल कर दिया, लाइक डीएनए लिया उन्होंने इकोलाई का, तो उसका जो थाइमिडीन था, थाइमिडीन उसके
H3 को लेवल कर दिया, ट्राइटियम 3 से लेवल कर दिया और उसको फिर उसके बाद उसको उन्होंने आइसोलेट किया और उसके बाद आइसोलेट करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफ इमल्शन करके उसका देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि इकोलाई का जो डीएनए है वो एक पूरा सर्कल तो है ही, मतलब 1.7 mm का एक सर्कल है ये, बट उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअल इमेजेस है, मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा सर्कल है, बट उसके अंदर एक ये ऐसा छोटा सर्कल है यहाँ पे, और वो बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे वो रेप्लिकेट कर रहा है या वो मतलब खुल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क का मतलब होता है कि हमारे जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, वहां से ओपन हो जाते हैं या किसी एंजाइम के थ्रू ओपन हो जाते हैं, और फिर वो दोनों अपने अपने डॉटर स्ट्रैंड्स बनाने लगते हैं। तो इसी को रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है। इस टाइप का मतलब हो गया कि ये तो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ओरिजिनल स्ट्रैंड ओपन हो गए और उन्होंने अपना डॉटर स्ट्रैंड बना लिया, तो ये बना डॉटर स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को मतलब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेप्लिकेशन फोर्क का। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डिटेल में रेप्लिकेशन फोर्क। ये आप देखिए कैसा वाई शेप स्ट्रक्चर होता है रेप्लिकेशन फोर्क का। तो एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दोनों स्ट्रैंड आप देखिए एक जगह से ओपन हो गए, मतलब वो उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, और वहीं से हमारा रेप्लिकेशन फोर्क बनना स्टार्ट हो गया, फोर्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसका, पाई शेप स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है मतलब है ऑलरेडी इस पेरेंट स्ट्रैंड, उस पे जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। अच्छा, डीएनए सिंथेसिस जो होती है मेनली वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस होता है, तो इसीलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे भी अब दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो अब यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो होती नहीं है, तो बन रहा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है, लेकिन स्ट्रेचेस में बन रहा है, छोटे छोटे स्ट्रेचेस बना रहा है। इसे इसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये मोस्टली 100,000 बेस पेयर के लगभग होते हैं, और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनते हैं। जब डीएनए सिंथेसिस हो जाती है रेप्लिकेशन का प्रोसेस, तो इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, यहाँ पे ये एंजाइम के थ्रू इनको आपस में अटैच कर दिया जाता है ताकि पूरा दोनों स्ट्रैंड जो है फुली फॉर्म हो जाए। तो इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन अच्छा जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। रेप्लिकेशन फोर्क उसमें बनता है एक हमारा, एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होता है क्योंकि वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाता है ये, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम बाद में डीएनए लाइगेज के थ्रू उसको एंजाइम्स के थ्रू वो अटैच हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअल प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ई कोलाई में कैसा दिखता है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, दो उसके सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है डीयूई पार्ट, डीयूई पार्ट डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट्स से बोलते हैं, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट्स होता है, ठीक है, और ये मोस्टली ए और टी, ए टी रिच होता है। ए टी रिच होने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ए और टी में डबल बॉन्ड्स होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना और वहां से अनबाइंडिंग करना इजी है, क्योंकि वो उसके लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो ए टी रिच होता है जो हमारा डीएनए अनबाइंडिंग रीजन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास और भी रीजन्स होते हैं, जैसे आर रीजन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 4
फाइव आर रीजन्स होते हैं, ये नाइन नाइन सीक्वेंस के होते हैं, 9 मर बोला जाता है इनको। और इनके ऊपर जो दूसरा प्रोटीन होता है या दूसरे जो एंजाइम होते हैं लाइक डीएनए प्रोटीन और भी बहुत तरह के एंजाइम्स यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे आके वो बाइंड होते हैं और बाइंड होते हैं। तो तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है, जिसे ओरिजिन भी बोलते हैं। और ये जो पूरा लेंथ होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का 245 बेस पेयर का होता है, 245 बेस पेयर का। इसमें 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं जिसे डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट बोला जाता है। और 9 मर के 5 रिपीट्स होते हैं जिसपे बहुत सारे प्रोटीन, स्पेशली जो हमारा डीएनए ए प्रोटीन होता है वो आके बाइंड करता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कौन सा प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है, इनके क्या सिग्निफिकेंसेस है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बट मेनली इट इज ऑफ 245 बेस पेयर और 2 उसके पार्ट होते हैं। और इनको हम मतलब डीएनए बॉक्सेस भी बोल देते हैं। ये जो 9 मर के होते हैं इसको डीएनए बॉक्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है, डीएनए बॉक्सेस भी बोल देते हैं। तो और तो ये इकोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे की टेक अवेज क्या है। तो की टेक अवेज सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, और ये फ्लो चार्ट होता है वो बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो बताता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, रेप्लिकेशन उसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, सेमी कंजर्वेटिव। फिर आ गया हमारा कि डीएनए के बाद हमारा आ गया कि डीएनए का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहां से वो स्टार्ट होता है। और ई कोलाई का जो हमने ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखा जो 245 बेस पेयर का है, इसमें 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसेस जिसको डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट भी बोला जाता है। 9 मर के 5 सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे हमारा डीएनए ए और आके बाइंड करता है, जो आगे रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो ये आज के हमारे की टेक अवेज है और की पॉइंट्स है जो हमने आज इस लेक्चर में देखे। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और क्या बोलते हैं प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी होता है, क्रिटिकल प्रोसेस भी है, इसीलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, और वी विल कवर अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एंटायर प्रोसेस। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोटेक ज्ञान। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स एमएससी बायोटेक कर रहे हैं या बीएससी बायोटेक कर रहे हैं, वो इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स आईसीएमआर जेआरएफ, टीबीटी जेआरएफ या फिर गेट की या सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम आगे वीडियोस डालेंगे। इससे इसी सीरीज में आगे हम लाइक सिलेबस के ऊपर वीडियोस डालेंगे, इवन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप स्टे ट्यून रहिए अप फॉर द अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस बायोटेक ज्ञान चैनल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।